देखा जाए, हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग आपको थोड़ा बहुत बताए थे एटॉमिक नंबर के बारे में, थोड़ा सा बताए थे एटॉमिक मास के बारे में, बताए थे ना पिछले क्लास में। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बारे में बताए थे। अब हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। चलो, तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करते हैं, केयर करेंगे, तो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ध्यान दिया जाए। नहीं, मॉलिक्यूल्स हम लोग किसे कहते हैं सिंपली अगर बोले तो हम लोग कहा जाता है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइंड करके किसी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं तो जो नया सबस्टांस बनता है उस नए सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ध्यान रखना है। नहीं, यानी सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि वेन टू और more than when two or more than two atoms combine together combined together combine together to form a new substance, to form a new substance, then the new substance then the new substance then the new substance is called as molecule। ध्यान रखना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नहीं जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जो हैं आपस में कंबाइंड करते हैं और कंबाइंड करके किसी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं तो उन सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वही मैंने लिखा कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सबस्टांस देन द न्यू सबस्टांस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप भी समझते हो। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो मान लो आपके पास सोडियम है, आपके पास मान लो क्लोरीन है, नहीं, और सोडियम और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कंबाइन में क्या बनाते हैं, NaCl। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, सोडियम अकेला है तो अभी एटम हम इसको बोल रहे हैं, क्लोरीन अकेला है इसको एटम बोल रहे हैं, नहीं कंबाइंड करके एक नया सबस्टांस बना इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। समझने की कोशिश करो, सोडियम जब अकेला है नहीं तो एटम फॉर्म में है, ठीक है। अब सोडियम जब एटॉमिक फॉर्म में होता है, यानी सोडियम जब एटम के रूप में रहता है, नहीं तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, नहीं यानी सोडियम को अगर हवा में रख दिया जाए ओपन में तो सोडियम में आग लग जाता है, वो हवा से रिएक्शन कर लेता है। अगर सोडियम को उठाकर पानी में डाल दिया जाए तो सोडियम विस्फोट कर जाता है, नहीं ध्यान रखना है, यानी कि पानी के साथ भी रिएक्शन करता है, हवा के साथ भी रिएक्शन करता है। नहीं तो क्या सोडियम को हम लोग बोल लें कि उठा के उसको मुंह में डाल लें, क्या खा सकते हैं क्या, मुंह में भी पानी है, मुंह में ब्लास्ट कर जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक। क्लोरीन ये एक नॉन मेटल है, ध्यान रखना है, क्लोरीन क्या है हमारा, नॉन मेटल। सोडियम आपका मेटल था, क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। नहीं, प्योर क्लोरीन को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो प्योर क्लोरीन भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जो हम लोग को पढ़ना है ब्लीचिंग एक्शन। नहीं नहीं, हम लोग को जो वाटर होते हैं उसमें कीटाणुओं को मारने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आदमी इसको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ले, नहीं तो या तो आदमी बेहोश हो जाएगा या तो मर जाएगा, ध्यान रखना है। तो अकेले क्लोरीन का भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जब सोडियम एटम के फॉर्म में है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, यानी आप इसको खा नहीं सकते हो। क्लोरीन इसको भी आप नहीं खा सकते हो, लेकिन अब ये दोनों कंबाइन कर गए, NaCl। NaCl हम लोग क्या है, सॉल्ट, ये क्या है हमारा, सॉल्ट। सॉल्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, हर जगह खाते हैं, ध्यान रखना है। नहीं तो यानी कि ये एक न्यू सबस्टांस बना, हम लोग क्या बोले कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सबस्टांस, टू फॉर्म ए न्यू सबस्टांस। तो न्यू सबस्टांस का मतलब हुआ ए सबस्टांस फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। नहीं, एक ऐसा सबस्टांस बना जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, नई है, इन लोगों से इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। ध्यान रखना है, आप नमक को अगर हवा में रख दो तो क्या नमक में आग लग जाता है क्या, नहीं लगता है। आप नमक को पानी में डाल दो तो क्या विस्फोट होता है क्या, नहीं होता है भाई।
नहीं, तो ध्यान रखना है। तो NaCl जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बना जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या इन दोनों के प्रॉपर्टी से मैच कर रही है क्या? नहीं, ये एक नया प्रॉपर्टी वाला नया सबस्टांस आपका बन गया। नहीं, तो इस सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया कि दो एटम अलग अलग प्रॉपर्टी वाले हैं, दोनों कंबाइंड किए, कंबाइंड करके एक न्यू प्रॉपर्टी वाला नया सबस्टांस अगर बना दिए तो उसी सबस्टांस को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए, आगे बढ़ सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट पे आए तो हम लोग का कॉन्सेप्ट यानी हम लोग न्यूमेरिकल को पॉइंट को रखते हुए ध्यान में रख रहे हैं कि न्यूमेरिकल में हमको दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग को आएगा क्या? तो हम लोग को आएगा मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए आएगा कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा और उसमें बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, या कोई मॉलिक्यूल दे देगा बोलेगा उसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। नहीं, तो ये हमको निकालने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। चलिए जैसे हम लोग देखें यहां पर, तो हम लोग को यहां से बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ, यहां से बोला गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए गिवन मॉलिक्यूल, इन ए गिवन मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है। हम लोग अगर देखें अगर, तो यहां से हम लोग को बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन ए गिवन मॉलिक्यूल। किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में अगर हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की संख्या निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बड़ा इजी है, आप पहले से भी जानते होंगे। जैसे हम लोग कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया, जैसे CaCO3, नहीं ये दिया गया। अब इसमें हम लोग को बोल दिया कि बाबू तुम इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बताना है, इसमें प्रोटॉन्स का संख्या तुमको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग कल के क्लास में ही पढ़े थे। कल के क्लास में हम बताए थे आपको कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। नहीं बताया गया था ना? नहीं, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 20, तो हम 20 लिख दिए। यहाँ पर कार्बन का 6 और इसका 8 होता है, तो 3 का 24, कितना आ गया? 50। नहीं, अब ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। बोलो दिक्कत है? प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं। यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 50 प्रोटॉन हो गए। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है। तो हम लोग को एटॉमिक नंबर बस निकालने आना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर हमको याद है नहीं तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं, सिंपल। जैसे हम लोग को दिया गया H2SO4, नहीं जिसको आप बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना? 16। चलो ऑक्सीजन का 8 और चौका 32, कितना आ गया? 50। आएगा कि नहीं आएगा? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कब निकलेगा? जब निश्चित रूप से आपको एटॉमिक नंबर सबका याद रहेगा तो आप निकाल पाओगे, नहीं याद रहेगा नहीं निकलेगा। ध्यान रखना है, ठीक। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का इसमें पॉइंट आता है कि मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना हुआ। हमको यहां से दिया गया मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर मास अगर हमको निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वो भी बड़ा इजी है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी हमको एटॉमिक मास याद ना चाहिए। अगर एटॉमिक मास याद है तो मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकलेगा। जैसे हम लोग यहां से देखें अगर, तो मान लो अभी हम देखे थे CaCO3, तो यहां लिख दिया हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका हमको मास निकालना है, हमको इसका मास निकालना है। तो सबका एटॉमिक मास याद ना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 तियां 48, सबको जोड़ दिए आ गया 100। नहीं, एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? AMU, या आज के समय में क्या यूज किया जा रहा है? U। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक सिंपल। जैसे CaCO3 का हम लोग को दिया गया वैसे हम लोग किसी और का दे दिया, जैसे H2SO4 का ही ले लो, H2SO4। अब इसका मास तुमको निकालने के लिए दिया गया, नहीं तो हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौका 64, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, नहीं तो 4 ऑक्सीजन कितना? 64 जाएगा। तो इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया? 98। तो यहाँ से 98 AMU हम लोग का यूज में आ जाएगा। ध्यान रखना है, दिक्कत है इसमें, तो निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए
जैसे कुछ का निकाल के आप हमको बताइए तो। जैसे हम लोग को दिया गया यहाँ से KMnO4, इसका मास आप निकाल के हमको बताएंगे। नहीं, आपको दिया गया यहाँ से K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसका निकाल के आप बताएंगे। आप हमको बताएंगे C12H22O11, शुगर का बताएंगे। आप एक और बताएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6, इसका बताएंगे। और एक और बताएंगे यूरिया NH2CO NH2, इनका मास फटाफट निकाल के हमको बताइए। जो निकाल लेंगे सबका वो हाथ उठाएंगे, हाथ रेज करेंगे कि सर हमसे बन गया। बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है। NH2CO NH2। चलिए, एक आदमी का हुआ, बाकी लोग। चलिए, अब कुछ लोग बना लिए हैं तो पूछते हैं। चलिए, बारी बारी से कुछ से पहले कुछ आप बताइए। आप सिर्फ KMnO4 का बताइए, कितना आया? KMnO4 का कितना निकाले हैं? 158। बैठिए।
बैठ जाओ। 158 AMU, बोलिए सर सही गलत? सही है, सही है, 158 सही है। चलिए बोलो बाबू, निकल गया? बताओ K2Cr 207 294 AMU, बैठ जाओ। 294 AMU। चलिए जी लास्ट में बोलिए, सही है गलत है? सही है, उनसे पीछे पूछे थे, बोलिए सर। सही है, बैठिए। C12S22O11, बोलो बाबू। 342 AMU शुगर, 342 AMU, बैठ जाओ। 342 AMU। चलिए, और कौन लोग बना लिए? बन गया? ये सही है गलत है? आपका नहीं आया है, कितना आया है? 318, गलत है, 342 ही आएगा। बस में आ रहा है ना? अगर किसी का 342 से ज्यादा या कम आ रहा है तो गलत आ रहा है, ध्यान रखना। 342 इज द राइट आंसर। चलिए C6S12O6 बना है बाबू तुम्हारा? हाँ, 180 AMU, 180 AMU। ठीक है, ये सही है। जिनका भी 180 आया है बिल्कुल सही है, 180 से ज्यादा या कम नहीं आएगा। ठीक है, सही है। NH2CONH2 बनाए हैं सर आप? अच्छा, बना ही नहीं है। चलिए, आप बनाए हैं, बोलिए। 50 गलत है, 60, बैठिए, सही है। इसका 60 आएगा। नहीं, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। कोबाल्ट कैसे लिखते हैं? ओ बहुत छोटा होता है कोबाल्ट में, नहीं। और यहाँ पे C और O छोटा नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कोबाल्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसका जब हम मास निकाल कितना आएगा? 60। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14 और फिर 2, आप जोड़ लो, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आएगा। तो इस तरह से आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो इनका यूज हम लोग को बार बार आता है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो वैल्यू हम लोग को पढ़ाए गए, नहीं, जितना भी हम एग्जाम्पल दिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दिए हम CaCO3 का, H2SO4 का, KMNO4 का, K2Cr2O7, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब एग्जाम्पल दिए। नहीं, अब आइंदा से इनका आपको निकालना नहीं है, आपको याद कर लेना है। क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, उसमें ये लोग बार बार रिपीट होंगे, तो रिपीट होंगे तो हम निकालेंगे नहीं। हमसे सीधे कोई पूछेगा KMNO4 158, हमसे कोई पूछेगा चीनी 342, हमें बोलेगा ग्लूकोज 180, हम डायरेक्ट याद रखेंगे, हम निकालेंगे अब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में उनको बार बार आने वाले हैं, तो जो चीजें बार बार आती हैं उनको बार बार निकालने वाला काम नहीं करेंगे, उनको सीधे याद कर जाएंगे। कोई भी हमसे पूछेगा बाबू C6H12O6 ग्लूकोज है कितना मास, तो 180। नहीं, शुगर है C12H22O11 342, याद रखना है सीधे। K2Cr2O7 सीधे हम लोग बोलेंगे 294, ये याद होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो ज्यादा नहीं एग्जाम्पल है, थोड़े से हैं, नहीं, तो इनको आपको याद कर लेना है, पहला काम। दूसरा हम लोग को ध्यान रखना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम देंगे जिसको आप अपने घर से निकालेंगे, वो भी कुछ कॉमन है जो कि यूज में आते हैं, लेकिन ये जो भी एग्जाम्पल हम किए वो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जिनको आपको घर से करके लाना है, जो यूज में आएंगे आपको, जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे Na2CO3 हम लोग का सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लोग भी बहुत ज्यादा यूज में आपके आते हैं। NaOH ये आपके यूज में आएंगे, ध्यान रखना है। तो इन लोगों का आपको घर से निकाल के लाना है, ध्यान रखना है। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा हम लोगों का CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अगला हम लोगों का K का हम लोग का यूज आ गया, KMNO4 बता दिए, K2Cr2O7 बता दिए। एक हम लोगों का ये यूज में आएगा एसिड H4P2O7, एक हम लोगों का ये सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो इतने का आप निकाल के रखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका यूज कम आता है लेकिन इनका भी यूज हम लोग को आएगा, और वो जो है उनका आपको डायरेक्ट याद रखना है। यूरिया का, शुगर का, ग्लूकोज का, पोटासियम परमैंगनेट का, पोटासियम डाइक्रोमेट का, इन लोगों का डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, चलिए
तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब। चलिए आगे बढ़े। चलिए ध्यान दिया जाए दूसरे पॉइंट पर। हम लोग केयर यहाँ पे ये करना है कि जैसे हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, नहीं जैसे मान लो हम लोग किसी मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे थे, तो हमारे पास मॉलिक्यूल थे H2SO4, नहीं ठीक है, H2SO4 हमारे पास थे। अब H2SO4 में अभी जस्ट पहले हम लोग प्रोटॉन्स का संख्या निकाले थे, नहीं तो हम अभी निकालते 50 आया था, जिसको हम फिर से निकालते हैं। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का आपको 16 और इसका 8 का 32, इसको जोड़ के आपको 50 प्रोटॉन आया था, ठीक है। अभी जस्ट H2SO4 का हम लोग मास भी निकाले थे, जो कि आपको 98 आया था। कितना आया था? 98 AMU, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स का संख्या है, प्रोटॉन्स का नंबर है, तो 50 प्रोटॉन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं तो जो भी हम नंबर बोलते हैं उसका कोई यूनिट नहीं होता है। मास बोल रहे हैं तो उसका यूनिट यहाँ पर है AMU, 1 AMU, नहीं ये भी याद रखिएगा, इसका यूज आपको मिलेगा। यहाँ पे हम लोग लिख दें साइड में एक जगह, जिसको आपको याद रखना होगा। ये एक याद रखिएगा, इसका यूज हम लोग को मिलेगा कन्वर्जन करते समय, नहीं तो इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना होगा, H2SO4 में हम लोग प्रोटॉन्स निकाल लिए और H2SO4 का मास भी हम निकालना सीख गए, नहीं अब H2SO4 में न्यूट्रॉन्स निकालना भी इजी है, नहीं तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, माइनस कर लेंगे, नहीं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मास कितना हमारे पास है 98, नहीं और हमारे पास कितने हैं ये 50, घटाएंगे कितना आ जाएगा 48, तो यहाँ से 48 न्यूट्रॉन्स हमारे पास निकल जाएंगे। तो इजी है, भारी नहीं ना। तो ऐसा भी हम लोग को आएगा कभी कभी कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा, नहीं और उस मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे, नहीं तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो हमको उस मॉलिक्यूल में पहले प्रोटॉन्स का संख्या निकाल लेना होगा, उस मॉलिक्यूल में मास निकाल लेना होगा, और प्रोटॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा लेंगे, हमारा निकल जाएगा। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़े, बोलते चलिएगा आप लोग, ठीक है, जहां दिक्कत होगा वहां बोलिएगा। चलिए हम लोग को दूसरे पॉइंट पर यहाँ आना है। जैसे कोई और एग्जांपल हम ले लेते, कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो मान लो इसमें पहले हम लोग प्रोटॉन्स का संख्या निकालते, तो हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन कितना 7 और ऑक्सीजन कितना 24, नहीं तो 24 और 8 कितना है 32 आएगा, तो 32 प्रोटॉन्स तुम्हारे पास आ गए। अब तुम इसका मास निकाल सकते हो। चलो हाइड्रोजन का मास 1, 14 और 16 48, तो ये 63 के आसपास में आना चाहिए, 8 4 12 13, नहीं 4 1 5 1 6, ठीक है 63 AMU। ये तुम्हारा क्या आ गया, मास, ठीक है। अब हमको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना था, तो न्यूट्रॉन्स निकालने क्या करते, 63 और माइनस कितना 32, तो कितना हम लोग को आ जाएगा 31, यही ना आएगा 31 हम लोग को न्यूट्रॉन्स का संख्या आ जाएगा। बोलो दिक्कत है? तो कहीं इसका यूज आएगा न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना है। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन एक बना के दिखा देते हैं, देखो जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिखना चाहते हैं, कि हम लोग का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया कुछ इस तरह से यहाँ पर, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, जैसे इसी को हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे बोल दिया हम लोग को, ले लो या H2SO4 ले लो, कोई भी ले सकते हो। हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 490 AMU of H2SO4। सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 490 AMU ऑफ H2SO4, ठीक है। तो हमको इसको बनाना होता, आराम से बना सकते हैं, देखा जाए
जैसे H2SO4 के बारे में हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, नहीं अगर तुमको ध्यान में हो तो H2SO4 के बारे में तुम कुछ अभी चीज निकाले थे। इसमें तुम निकाले थे अभी प्रोटॉन्स के बारे में जो कि 50 आया था, पीछे हम निकाले थे। नहीं, तुम अभी इसका मास निकाले थे, एक H2SO4 का तुम मास भी निकाले थे जो कि तुमको 98 आया था, 98 AMU आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो हमको H2SO4 में प्रोटॉन्स का संख्या भी पता है, H2SO4 का मास भी पता है। नहीं तो हम एक H2SO4 में प्रोटॉन्स पता है, एक H2SO4 का मास पता है, तो एक H2SO4 में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो तो हम निकाल सकते हैं। नहीं तो हम लोग अभी निकाले थे 98 माइनस 50 करके कितना निकालते, 48 न्यूट्रॉन्स हम लोग को निकले थे कि नहीं? तो अगर हमारे पास पता हो गया कि हमारे पास एक H2SO4 नहीं में न्यूट्रॉन्स कितने हैं 48 नहीं, और एक H2SO4 का मास कितना है 98, तो रिलेशन तो बन गया भाई। 98 AMU में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं 48, तो अगर 98 AMU में 48 न्यूट्रॉन्स होते हैं तो 490 AMU में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, नहीं निकलेगा? निकलेगा। हम लोग यहां से लिखते हैं उसको, हम लोग यहां से अगर लिखते तो हम लोग लिखते क्या भाई कि 98 AMU H2SO4 में कितने न्यूट्रॉन बाबू 48, तो हम यहां लिखते इन 98 AMU H2SO4 क्या बोलेंगे इसमें 48 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बोलो दिक्कत है? तो इसलिए हम लोग को निकालना होता तो इन 1 AMU H2SO4 कितने होते, तो 48 डिवाइडेड बाई 98 इतने न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसलिए तुमको कितने में निकालने थे 490 में, तो 490 AMU H2SO4 में कितने होंगे, तो यहां से तुम करते 48 डिवाइडेड बाई 98 सॉरी डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई कितना 490 न्यूट्रॉन्स। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। यहां से काटना भी आसान था, 49 से काटते, ये 10 मर्थ हो गया ना, और ये 49 दूना 2 हो गया, ये इसे कटता कितना 24 होता। ध्यान रखना है 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आता 240 न्यूट्रॉन्स। तो नहीं निकलता, निकल जाता। और ये कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग को आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो नहीं, जहां तहां हम लोग को यूज में आ जाता है। नहीं तो वहां पर अब एक में नहीं आएगा, वहां मोल में यूज कर देगा, वहां क्या चीज में यूज करेगा मोल में। नहीं तो अगर हमको एक में निकालने आता है तो मोल में तो आराम से निकाल लेंगे। ध्यान रखना है, अगर आपको एक में निकालने आता है नहीं तो मोल में आप आसानी से निकालोगे। अगर हमको पता है कि भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल, तो 1 मोल तो सब लोग जानते हैं जो हम लोग यूज करेंगे 6.022 10.3। नहीं तो अगर एक में हमको सब कुछ समझ में आता है तो 6.022 इंटू 10.3 में निकालने के लिए क्या करना है, बस मल्टीप्लाई ही तो करना है ना। नहीं तो हम पहले एक में सब कुछ जान जाए कि भाई एक अगर मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में कितना न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल का कितना मास। अगर ये सब हम समझते हैं तो क्या एक मोल का निकालना भारी होगा? नहीं भारी होगा। नहीं, बहुत रिलेटेड रहता है, आसानी से निकल जाता है। ध्यान रखना है, तो ये चीजें जुड़ते चल जाती हैं, ध्यान रखना है। ठीक, हम लोग मोल समझे तो वही चीज फिर रिपीट करके चलाएगा मोलरिटी में। बस में आ रहा है, वही चीज हम लोग कहाँ आ जाएगा मोलरिटी में, मोलालिटी में, मोल फ्रैक्शन में, ये सभी में यूज आपका आने लगेगा। तो ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये सब नहीं क्लियर होंगे हम डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा, सबको समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना है। चल इतना में दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे अगर किसी मॉलिक्यूल में निकालना हुआ तो। ठीक, चलो आगे बढ़ सकते हैं। यहां से देखो, तो हम लोग का बहुत जगह ऐसा होगा जहां पर आयंस हम लोग को तंग करेगा। नहीं तो आयंस के बारे में भी थोड़ा बहुत जो आप जानते हैं बस वही हम लोग को थोड़ा सा बताना चाहते हैं हम लोग। आयंस, ध्यान रखना है। तो अगर आयंस की हम लोग बात करते हैं तो ये सब लोग जानते हैं कि चार्ज्ड स्पेसिस जो होते हैं उन्हीं को आयंस कहते हैं। नहीं, जिन पे चार्ज होता है, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं आयन। तो अगर आयंस का डेफिनेशन देखें, जो कि हम लोग को कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आयंस का डेफिनेशन लिखें, लेकिन देख सकते हैं अगर कोई पूछ दिया आयंस का डेफिनेशन क्या है, तो चार्ज्ड स्पेसिस आर कॉल्ड एज, charged species are called as
आयंस। चार्ज स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। ठीक, सब लोग जानते हैं। अगर आयंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सभी बच्चे जानते हैं पहले से आयंस के बारे में, कि आयंस जो होते हैं वो हम लोग कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना, केटायन और एनायन। सब लोग जानते हैं बात, केटायन और एक आपका होता है एनायन। यही होता है आपका। केटायन का मतलब पॉजिटिव और एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज। सब लोग जानते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा, हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों को अगर कहीं पे केटायन अगर दिया हुआ है, किसी पे भी अगर प्लस चार्ज दिया हुआ है, नहीं तो प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी। ध्यान रखना है, अगर किसी पे भी प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ध्यान रखना है। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपका सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है न्यूट्रल फॉर्म में, तो आपको पता है कि यहां पर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होंगे एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हम लोग जानते हैं। नहीं, सोडियम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये भी आप समझते हो अच्छे तरीके से पहले से, कि अगर हम लोगों को Na प्लस दे दिया, Na पर क्या दे दिया? प्लस चार्ज। तो अगर Na पे प्लस चार्ज दे दिया बाबू, तो प्रोटॉन्स की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो वही रह जाएगा। नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब 10। ध्यान रखना है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, अगर दो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तीन पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। लेकिन इस प्लस चार्ज के आने से प्रोटॉन्स के नंबर पे या न्यूट्रॉन्स के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी पॉजिटिव चार्ज सिर्फ किसको इफेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नहीं, हम लोग यहां पर अब डायरेक्टली लिखें कैल्शियम 2+ में कोई पूछ दिया कि बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताना है, तो क्या बताएंगे? कैल्शियम में प्रोटॉन कितना? 20 और इलेक्ट्रॉन कितना? 18। 20 में से 2 कम कर देंगे। ध्यान रखना है, समझ रहे हो आप? चलो दूसरा पॉइंट आ जाओ। अगर हम लोग एनायन की बात करते हैं तो एनायन का मतलब आप समझते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे ऑक्सीजन, इसमें अगर कोई पूछता है तो इसमें प्रोटॉन कितने? 8 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 8। न्यूट्रल है भाई। नहीं, अब अगर O पर हम लोग 2- दे दिए बाबू, नहीं तो प्रोटॉन वही रह जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। 2- है तो कितना होगा? 10। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है। मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी एटम पर प्लस चार्ज दिखाई दे या माइनस चार्ज दिखाई दे, तो उस प्लस और माइनस के कारण सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टेड होते हैं, प्रोटॉन्स के नंबर पर या न्यूट्रॉन्स के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान रखना है। ठीक, यही सेम बात मॉलिक्यूल के केस में भी लागू होगी। नहीं, जैसे हम मॉलिक्यूल का कोई एग्जांपल लेके आपको दिखा देते हैं, इसको मिटा सकते हैं। चल, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर आयन लेते हैं, मान लो सल्फेट आयन, SO4 पे 2-, नहीं इसको आप सल्फेट आयन कहते हो। ये आपका सल्फेट आयन है। अब इसमें हमको कोई कह रहा है कि प्रोटॉन्स निकालो, तो प्रोटॉन्स के लिए आप एटॉमिक नंबर जोड़ते हो। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसका एटॉमिक नंबर 8 का 32, कितना आ गया? 48। इस 2- से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोटॉन्स के नंबर पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो देख लो, इसका 16, इसका 8 का 32, और ये 2- है तो हम +2 जोड़ देंगे। नहीं, क्योंकि ये 2- का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गया है, इसीलिए इससे माइनस आ गया है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहां से हम लोग का इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 50। ध्यान रखना है। तो SO4 2- में अगर हमको प्रोटॉन निकालना है तो सिर्फ सबका एटॉमिक नंबर जोड़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस केस में हम इन सबका एटॉमिक नंबर भी जोड़ेंगे और साथ साथ इस 2- को +2 लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। सेम एज अब हमको SO4 का मास निकालना है बाबू। SO4 का क्या निकालना है? मास। तो अगर मास भी निकालना है तो उस मास को भी इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप सिर्फ मास निकालोगे। सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16, 16 × 4 = 64, ये जोड़ दिए 96 आ गया। कितना आ गया? 96।
ध्यान रखना है। तो क्या मास जो है वो भी चार्ज से प्रभावित हो रहा है क्या? नहीं, ये सब केयर करना है। नहीं तो न्यूमेरिकल बनाते समय ये छोटी छोटी गलतियां ही हम लोगों को पूरा आंसर गलत कर देती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये सब पहले से आप जानते हो, लेकिन मेरा काम है कि हर एक छोटा सा बात आपको हम केयर करवा दें, ठीक है। चलो, तो ये मास की बात हुई। अब हमको न्यूट्रॉन्स निकालना था इसमें। नहीं, तो न्यूट्रॉन का वही फॉर्मूला है जो पहले था, मास माइनस प्रोटॉन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन मत कर देना, हम पहले भी लिखवाए थे मास माइनस प्रोटॉन जब भी मॉलिक्यूलर केस आएगा। तो यहाँ पे आपको मास कितना है 96 और प्रोटॉन्स कितने हैं 48। नहीं तो न्यूट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर इस टाइप का दिया रहेगा तो उसको आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो कुछ हम क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको घर से बना के लाना है। चलिए, जैसे आपको मॉलिक्यूल दिया गया, नहीं अब हम कुछ आयंस देंगे जिन आयंस में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास निकाल के लाना है। नहीं यानी हम लोग क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ, देखिए अभी आसान चल रहा है तो ऐसे नहीं कि आसान ही चलता रहेगा, बस में ना ये धीरे 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 लेवल इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब अच्छा रहेगा ना, तो वहां पर हम लोग को चीजें दिक्कत नहीं देंगी, बस में आ रहा है ना। चलिए, फाइंड द number of electron, proton and neutron and also mass of the given species, of the given species। ध्यान रखना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड ऑल्सो मास ऑफ द गिवन स्पेसीज। चलो, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग को दिए गए हैं जिनको आपका मास आपको निकालना है। जैसे कार्बोनेट आयन CO3 - इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट आयन, तो इसको आपको निकालना है, ठीक है। नाम हम लोग बाद में याद करेंगे, अभी हम लिख देते हैं। फॉस्फेट आयन PO4 पे 3-, ठीक है। सल्फेट आयन का भी आप निकाले थे, फिर से देख लेंगे, SO4 2-। सल्फाइट आयन SO3 पे 2-, ठीक है। इन लोगों का नाइट्रेट आयन NO3 पर 2-, NO3- सॉरी, नाइट्राइट आयन NO2 पर माइनस, पर मैग्नेट आयन MnO4 पर माइनस, नहीं डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 पर 2-, ठीक है। तो ये कॉमन है जिनको आपको याद करना है। पर क्लोरेट आयन ClO4 पर माइनस, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन NO पर प्लस, ठीक है। हाइपोनाइट्राइट आयन NO पर माइनस, ठीक है। तो इन लोगों का आपको क्या निकालना है, इन सभी का आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास। तो इनका आप निकालेंगे। कुछ और एक दो और इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोनियम आयन NO2+, इसका भी आप निकालेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। एक हम लोग का लिख लीजिए क्लोरोनियम आयन Cl पे प्लस, तो इन सब का आप निकाल के लाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल सब लोग को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रहेगा। जो लोग याद करके आए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग भी नहीं याद करके आए थे वो प्लीज कल याद करके आएंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास प्लीज याद करके आएंगे, क्योंकि तुरंत चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा बाबू तुरंत यूज ये सब आने लगेगा, बस में है ना। तो फिर उस समय दिक्कत नहीं कि सब नहीं याद है, क्या हो रहा है, ये सब नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे।